12 जगह नहीं है, जगह नहीं है, बस यही एक समस्या है। सारी उम्र इसी एक जगह के लिए तरसता रहा हूँ। शेष सभी जरूरत की चीजें मेरे पास मयस्सर हैं। टीवी है, फ्रिज है, कपड़े धोने की मशीन है, किचन में सामान की कोई कमी नहीं है। गैस चूल्हे से झाड़ू तक की आवश्यक जरूरतें यहाँ पूरी होती हैं। किंतु सोचता हूँ कि जब इन जरूरतों पर ध्यान दिया तो अपनी जगह होने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई। आज मुझे लगता है कि यदि इंसान के पास कुछ न हो किंतु इसके रहने के लिए जगह होनी चाहिए। जगह ही उसकी असली पहचान है। जगह ही उसका पता है। पता के बिना उसका अस्तित्व नहीं। और यह वही जगह है जो उसको आराम से अपने बच्चों के साथ रहने का अवसर प्रदान करती है। नहीं तो समय आने पर इसी जगह का न होने के कारण माँ बाप और बच्चों के बीच बिछुड़न की दीवार अपने आप खड़ी हो जाती है, तनातनी के सीमेंट प्लास्टर से। किंतु मैंने इन बातों पर सारी जीवन ध्यान नहीं दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह आज का युवक हम दो और हमारे दो पर नहीं सोचता। वस्तुतः मैं ही दोषी हूँ और समय पर इस ओर ध्यान न देकर आज मैं भुगत रहा हूँ। आज मुझसे सब दूर हो गए हैं और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं उनको देखने के लिए तरसता हूँ। मुझसे सब दूर दूर होते गए। सबों ने अस्थायी तौर पर ही सही अपना आशियाना बनाया, परिवार बन गया है। ये हाल इस हद तक पहुँच गया है कि पत्नी को पति की खबर नहीं, माँ बाप को ये खबर नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। इसी एक जगह ने सबों को मटर के दानों की तरह बिखर कर रख दिया है। मेरी भी यही हालत है। इसी एक जगह के न होने के कारण मेरे पास अपने बच्चे नहीं हैं। इसमें इनका दोष नहीं। दोष यदि है तो मेरा, और मुझे इसकी सजा मिल गई जब वह तीसरा भी भाग गया। अब मैं इस किराए के कमरे में अकेला रह रहा हूँ, सोच के बयाबान में भटकने के लिए। ये तो भगवान की चाह है, मगर उस समय हम करेंगे क्या जब वे वहां से वापस आएंगे। पत्नी के स्पष्ट, यहाँ कौन आने वाला है, मेरी समझ में क्यों नहीं आता। मेरा आश्चर्य, गाशो, पत्नी ने इस तरह कहा कि जैसे रहस्य खोला। 117 गाशो मेरा बड़ा लड़का है। मुश्किल से 12वीं पास किया है। जगह न होने के कारण उसका दिल आगे पढ़ने में नहीं लगा। छोटी मोटी नौकरी भी यहाँ नहीं मिली। कुछ समय तक यहाँ की सड़कें नापता रहा आवारा कुत्ते की तरह। किंतु एक दिन दिल्ली से पत्र आया कि मैं यहाँ एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। सच मानिए मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए नहीं कि उसको काम मिल गया है, बल्कि इसलिए कि यहाँ से एक बंदा निकल गया। जगह नहीं है, इसलिए उसके स्थान पर कोई दूसरा हाथ पांव पसार कर बैठेगा। मगर इस बार गाशो नहीं, उसके साथ 3 आने वाले हैं। पत्नी ने एक बार फिर रहस्य खोला। ये 3 कौन हैं? मेरी समझ में क्यों नहीं आता? मैंने पूछा। गाश, उसकी पत्नी और छोटू। पत्नी का उत्तर था, पत्नी और छोटू, ये कहाँ से आए? गाशो तो यहाँ से अकेला गया है और ये 2 कहाँ से टपके? मेरा आश्चर्य, समझे नहीं, उसने शादी भी की है और बच्चे का बाप भी बन गया है। पत्नी ने कहा। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन सरक गई। मैंने पत्नी की ओर ध्यान से देखकर पूछा, ये सब तुमको किसने कहा? मैंने सुना और तुमको बताया। फिर भी मैं यह उसका दोष नहीं मानती। उसने सोचा होगा कि बाप को जगह बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरी शादी के लिए कहाँ से लाएगा? पत्नी का सपाट उत्तर, उसकी यह बात सही थी। उसका यह फैसला उचित था। इसे मेरे कुछ पैसे बच गए। बहुत खुशी हुई उसके इस कदम पर। तो भी पत्नी पर रौब जमाने के लिए कहना ही पड़ा। उसने यह नहीं सोचा कि शादी यदि करूँगा तो बैठने के लिए जगह नहीं है। वह तुम जानो या वह। फिलहाल वह पत्नी और छोटू के साथ यहाँ आ रहा है, पत्नी ने कहा। शायद वैष्णव देवी के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, मैंने पूछा। उद्धरण, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह वहाँ से वापस आ रहा है, स्थायी रूप से यहाँ रहने के लिए। पहले की तरह, पत्नी ने कहा। किंतु पहले वह एक बंदा था, अब उसके साथ 2 और आने वाले हैं। जगह नहीं है। वह कहाँ रहेंगे, मैंने पूछा। इस बारे में तुमको सोचना ही पड़ेगा। नई बहू घर आएगी और वह भी पति के साथ। उसकी मुंह दिखाई भी यदि न दोगे तो कम से कम उसके रहने का इंतजाम तो कर।
पत्नी ने मशवरा देते हुए कहा, मुझसे यहाँ इनके रहने का इंतजाम नहीं हो सकेगा, अलबत्ता मैं इनको यहीं एडजस्ट करूँगा। मेरा उत्तर था, एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट। ये तुम्हारा एडजस्ट शब्द मेरी समझ में नहीं आता। सामान ज्यादा हो जाए तो तुम एडजस्ट कहकर टरकाते हो। हाथ पांव पसार कर सोने से पहले ही तुम उसको एडजस्ट करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह तुम क्या कह रहे हो। पत्नी ने कहा, वस्तुतः मैंने अपने को हर जगह एडजस्ट किया है। जीवन का दूसरा नाम अपने आप को समय और स्थान के अनुसार कहीं ढालना है। इसी को एडजस्ट कहते हैं, जो हर किसी आदमी के बस की बात नहीं। मैंने सविस्तार कहा, इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। सारी उम्र अपनी इस मूल सुविधा जगह के लिए नहीं सोचा, और जब पानी सिर से ऊपर ऊंचा हो गया तो अपने आप को एडजस्ट करने पर उतर आए। तुम्हारा ऐसा कहना मेरे गले नहीं उतरता। पत्नी ने कहा, सच कहती है, किंतु इसमें मेरा भी दोष नहीं। छोटी मोटी नौकरी करने पर क्या कोई मकान बना सकता है? इस पर भी 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इसके साथ घर के अन्य खर्चे, 1 कमाने वाला और 5 खाने वाले। मैंने सोचा था कि चलो अब गाशो अपने पांव पर खड़ा हो गया, किंतु सोचता हूँ कि यह वापस क्यों आया। यहाँ से एक बंदा कुछ वर्षों के लिए चला गया, किंतु वापस आने पर अपने साथ 2 बंदों को साथ लाया है। इसका क्या कारण हो सकता है? दाल में कुछ काला जरूर दिखता है। फिर भी पूछने में कौन सी आपत्ति है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो यदि आएगा तो किस लिए। मैंने पत्नी की ओर देखकर कहा, यदि उसको शादी करनी थी तो इससे पहले उसने क्यों नहीं सोचा कि जगह नहीं है। बको मत, किसी लड़की ने फंसाया होगा और शादी करने पर मजबूर हो गया है। साथ ही सौगात के रूप में बच्चे ने भी जन्म लिया। पत्नी का कहना था, मुझे इस बात पर उसके साथ गिला शिकवा नहीं, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि उसको यहाँ आकर क्या करना है। वह तो वहाँ नौकरी करता है। मैंने पूछा, नौकरी करता था किंतु अब छोड़ दी है, समझे? अब पत्नी ने खुलकर कहा, उद्धरण क्यों? मैंने आश्चर्यान्वित होकर पूछा। भोले मत बनो, ये समझना मर्दों का काम है, किंतु मुझे एक महिला होकर तुमको समझाना पड़ता है। पत्नी का गुस्सा, मैं समझा नहीं, बात की तह तक तुम ही पहुंच सकती हो। मैंने कहा, बात तो साफ है, वहाँ फैक्ट्री वाले 5,000 रुपये वेतन के रूप में देते थे। इसमें से फ्लैट का किराया 3,000 रुपये मासिक देना पड़ता था। 2,000 में 3 बंदों का गुजर बसर दिल्ली में कैसे हो सकेगा? पत्नी ने सविस्तार कहा, तो ऐसी बात है, एक तो जगह की परेशानी और दूसरा उसके जेब खर्च का भार। मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। वो किस तरह यहाँ एडजस्ट हो जाए, अब मुझे उसी की परेशानी है। गाशो अंत में सपत्नीक वापस आ गया। उसका इस तरह 2 बंदों सहित आना सबों के लिए परेशानी का विषय बन गया, किंतु वह मजबूर था, वरना कभी यहाँ न आता। मैंने अपने चिर परिचित अंदाज में उसके बैठने के लिए जगह न होते हुए भी थोड़ी सी जगह निकाली। उसको एडजस्ट करने में सफल हो गया। गुड्डी और बिटू के मान मनोबल के बाद उनको सामने वाला कमरा खाली करके बैठने के लिए दिया। ये दोनों अभी पढ़ते हैं और कई बार डिस्टिंक्शन भी लाया है। मैंने इनको अपने कमरे में बैठने को कहा, मगर इनको यहाँ पढ़ने में दिल नहीं लगता। इसका कारण है कि यहाँ सब बैठते हैं, खाते पीते हैं, पहनते उड़ते हैं। चौका बासन का काम भी इसी कमरे में होता है। भला इन परिस्थितियों में कोई क्या पढ़ सकता है? अपना सिर। फिर भी यह एडजस्टमेंट है। क्या पता इनके भाग्य में क्या लिखा है। बिटू अभी छोटा है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। गुड्डी तो पराया धन है, उसी की चिंता लगी है कि वह अच्छे एवं खाते पीते घर में बहू बनकर जाए। इतने में गाशो ने कमरे में प्रवेश किया। उसको देखकर ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहते हैं। कुछ क्षण बाद मैंने ही मौन को तोड़कर कहा, क्यों, क्या बात है? तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक हूँ, किंतु एक विनती है। इस कमरे में गुड्डी उस खिड़की के पास पड़ती है, इसकी जगह बदल डालिए। गाशो ने कहा, क्यों? मैंने पूछा। ये तो वहाँ पड़ती नहीं, बल्कि उसका ध्यान सामने वाले मकान में रहने वाले लड़के की ओर है। वह तो इसके साथ आंखें टकराता है।
गाशो ने कहा, इसका हल क्या हो सकता है? जगह तो यही है, ये बैठेगी तो कहाँ? मैंने पूछा, इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट कर ले, नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा। गाशो ने कहा, अब कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है? हाँ, यदि तुम चाहते हो तो इसको अपने कमरे में एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने सलाह देते हुए कहा। वहाँ तो वह छोटू भी है, उसका क्या सोचा? गाशो ने पूछा। वो यहाँ मेरे पास बैठेगा, उसकी चिंता मत कर, मैंने कहा। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, एक ही कमरे में रहकर वह बीमार पड़ जाएगा। परसों आपके पास था तो, गाशो ने बात काटकर कहा। तो क्या हो गया? मैंने उसकी बात को पूरा करने की कोशिश की। उसी से वह बीमार पड़ गया, उसको बुखार चढ़ गया। उसने कहा। वह कैसे? मैंने पूछा। आपको जुकाम था न, उसी का इन्फेक्शन हो गया है उसको, गाशो ने कहा। अच्छा तो ये बात है। त्राही त्राही, मैंने पछताते हुए कहा। उद्धरण, ये तो मैं नहीं कहता। डॉक्टर ने कहा कि छोटे बच्चे को खुली जगह में रखना जरूरी है। तंग जगह जहां सभी लोग रहते हैं, बच्चे को एकदम इन्फेक्शन हो जाता है। गाशो ने साफ साफ कहा। तो क्या इसको माँ बाप का इन्फेक्शन नहीं लगता? माँ बाप तो इसके साथ 24 घंटे होते हैं, मैंने पूछा। गाशो ने कुछ नहीं कहा। मैंने भी बात काटी। वस्तुतः गाशो सच कहता है, बच्चे का शरीर इन्फेक्शन जल्द पकड़ता है। गुड्डी के संबंध में भी उसने समय पर चेतावनी दी, क्योंकि उसने स्वयं इसका मजा चखा है। फिर भी सोचने की बात है कि जब बंदों के बैठने के लिए थोड़ी सी जगह हो, वहां सबों की सहन शक्ति पर विराम नहीं आना चाहिए। आसपास की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानकर अपने को उसमें ढालना चाहिए। किंतु यह मेरा अपना सोच है, मेरे बेटों का सोच कुछ दूसरा हो सकता है। वस्तुतः जगह नहीं है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसका यदि कोई दोषी है तो वह मैं हूँ। ये जानकर भी कि जगह नहीं है, मैंने बच्चे पैदा करने की खेती शुरू की और 3-4 वर्षों में ही मेरे 3 बच्चे पैदा हुए। परिणाम स्वरूप मेरा ध्यान उनके रख रखाव और पढ़ाई की ओर गया और जगह वैसे की वैसी रही। ऐसी बात भी नहीं है, इस समय भी इसकी व्यवस्था हो सकती है। किंतु अब मैं दो राहें पर खड़ा हूँ। सोचता हूँ कि यह करूँ या वह करूँ। इस समय ये दोनों काम मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी गाशो की राय लेनी ही पड़ेगी। मैं तो यही सोच रहा था कि मौन को गाशो ने ही कहकर तोड़ा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि जगह का इंतजाम कैसे हो जाए ताकि सब अच्छी तरह से हाथ पांव पसार सकें। मेरा उत्तर था, मगर उसके लिए पैसे चाहिए। यदि हमारे पास पैसे होते तो हम जगह के लिए नहीं तरसते। गाशो ने कहा। कौन कहता है कि पैसे नहीं हैं? पैसे हैं, मगर मैंने रहस्य खोला। पैसे मगर कहाँ हैं? गाशो का आश्चर्य। उद्धरण, सारी उम्र मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए हैं, मगर इसके आगे मैं कुछ न कह सका। ये सुनकर गाशो की आंखें चमक गईं। तन में स्फूर्ति का संचार होने लगा। कहा, मगर मत कहो पिताजी। 10 लाख रुपए? वाह, हाँ 10 लाख रुपए। सच कहता हूँ। तो जगह के लिए क्यों तरसते रहे? मैंने उसको एक बार फिर कहा। गाशो ने पूछा। मैं तो यही सोचता हूँ, किंतु साथ ही मेरी दूसरी परेशानी भी है। वो करूँ या यह, इसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं आता। मैंने कहा। आप और क्या सोचते हैं यह मैं मानता नहीं, किंतु इस समय जगह को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गाशो ने इस तरह कहा कि जैसे समय की नजाकत को जानता है। तुम्हारा कहना सही है, किंतु मैं सोचता हूँ कि वह करूँ या ये। मैंने बात एक बार फिर दोहराई। वह या ये, यह क्या बात है? गाशो ने पूछा। मेरी समझ में भी नहीं आता। चलिए, एक बात तो तुमको माननी पड़ेगी, मैंने समझाते हुए कहा। क्या? उसने पूछा। मैं तुमको ये 10 लाख रुपए दूंगा, तुम जो चाहोगे वो कर ले, मगर मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा, मैंने समझाते हुए कहा। शर्त? उसकी उत्सुकता। हाँ, इन्हीं 10 लाख रुपए से बहन की शादी करने का भार उठाना पड़ेगा, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा।
एक तरफ घर के सभी सदस्यों की ज्वलंत समस्या जगह का न होना तथा दूसरी तरफ गुड्डी के विवाह की तैयारियों पर पैसा बहाना, इनमें से किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए? घर में आई नई बहू की समझ में भी कुछ नहीं आ गया। वैसे जगह की व्यवस्था होना वह मुख्य प्राथमिकताओं में से एक गिनती थी, मगर गुड्डी की शादी करना भी जरूरी है। फिर भी एक दिन उसने पति से कह ही दिया, जब पैसे हैं तो जगह की व्यवस्था क्यों नहीं होती? गुड्डी को भी शादी करनी है, यही तो समस्या है। गाशो का उत्तर था, ये समस्या नहीं, चाल है। पत्नी ने जैसे रहस्य खोला। चाल? क्या बकती है? मैं क्या बहन की शादी नहीं करूंगा? उसको इस तरह घर में कब तक रखेंगे? गाशो का सपाट उत्तर, उसकी शादी जरूर करनी है, किंतु पिताजी ये सारा पैसा शादी में बहाना चाहते हैं। हम जैसे हैं वही रहेंगे। पत्नी ने कहा। गाशो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आया कि पत्नी क्या कह रही है। वैसे इसकी इन बातों में भी कुछ दम है, झूठ नहीं कहती है। इस बार मौन पत्नी ने ही तोड़ा। मैं कहती हूँ कि यह पैसा हमारा नहीं है, ये तो पिताजी का है। वह क्यों नहीं 3 बच्चों में बांटेगा? मैं कहती हूँ यदि वह सारा पैसा किसी की शादी पर बहाएगा तो हम वैसे के वैसे धरे बैठेंगे। गाशो एक बार फिर सोच में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आया कि इसका उत्तर कैसे देना चाहिए। वह असमंजस में पड़ गया। बात सही भी है और गलत भी हो सकती है। पति को इस तरह देखकर पत्नी ने एक बार फिर मौन तोड़ने की कोशिश की। यह मत समझना कि हम पिताजी से पैसे मांगते हैं। हाँ, हम तो जरूर अपना हक मांगते हैं। लड़कों पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और बेटी पर लाखों रुपया बहाने की तैयारियां हो रही हैं। ये कैसा न्याय है? ये तो तुम्हारा गलत सोच है। उसने मेरी शादी भी शान व शौकत से की होती, मगर तुमने मुझे फंसाया। इसमें उसका क्या दोष है? गाशो ने कहा, तुम्हारी बहन भी इस समय किसी को फंसा रही है, किसी के साथ सरेआम गुलछर्रे उड़ाती है। यदि वह भी मेरी तरह इसी के साथ शादी करती तो इस समय 10 लाख रुपये बचते। पत्नी का उत्तर था, सच कहती है। असली बात की तह तक तो यही पहुंच गई है, किंतु ऐसा भी संभव हो पाए, यही तो बात है। वैसे आजकल पानी का रुख दूसरी ओर है। पहले तो दिल मिलते थे और बहुत संघर्ष करने के बाद तन से तन मिलती थीं। इसी संघर्ष ने कई कहानियों को जन्म दिया है। लैला मजनू, शीरी फरहाद और न जाने कितनी प्रेम कहानियां इस संघर्ष की दास्तान कहती हैं। आजकल तो दिल से दिल मिल जाता है, ये बात नहीं, ये तो मिलाए जाते हैं। इसके बाद तन से तन अपने आप मिल जाती है, मजबूरी या विवशता की दुहाई देकर। इसी स्थिति में वह भी फंस गया। नहीं तो मेरा इसके साथ शादी करने का कोई विचार नहीं था। जगह न होने के कारण शायद मेरी बेटी का निश्चय भी बदल गया और मेरे कंधे का बोझ हल्का करने के लिए उसने अपने चहेते के साथ कोर्ट मैरिज की है। किंतु मैंने उसकी शादी के लिए ही पैसे बचाकर रखे थे। जगह की व्यवस्था करने से पूर्व मैं उसकी शादी को ही प्राथमिकता देता। उसको यह क्या हो गया? मुझसे पूछे बिना उसने ये कदम क्यों उठाया? ये तो मेरी एकमात्र बेटी है, उस पर मुझे विश्वास है और उसने मुझसे इस तरह का विश्वासघात क्यों किया? चलिए, इसी जगह के कारण मेरे सहारे की यह बैसाखी भी टूट गई, किंतु उसने एक तरह से मेरे मान सम्मान पर आंच नहीं आने दी। वो इस तरह की अपनी ही बिरादरी का लड़का चुनकर अपना जीवन साथी बनाया है, अंतर्जातीय विवाह नहीं किया है। हमारी बिरादरी में कई वर्षों से इस तरह के विवाह धड़ल्ले से होते रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब हमारी समुदाय सीमित होकर रह गई है। यदि ऐसा ही रुझान रहा तो इसके मूल शीघ्र ही कटने वाले हैं। हम बिखर कर रह गए हैं और हमारे घरों में छोटा मोटा हिंदुस्तान बन गया है। क्या सोच रहे हैं? जो होना था सो हो गया। वैसे सही कदम उठाया हमारी बिटिया ने। स्वयं की पसंद को ठुकराना पाप है। पत्नी ने कहा, कौन कहता है कि उसने पाप किया है? उसने मेरी मर्जी के अनुसार विवाह किया है। मगर मैं अटका। मगर क्या? पत्नी का आश्चर्य। उसने दहेज के रूप में एक पैसा तक नहीं लिया। बीच में गाशो ने बाजी मारी और वह 3 लाख रुपया लेकर यहाँ से भागकर किराए पर शान से बैठने लगा। मैंने कहा, यहाँ वह करता भी क्या? जगह कहाँ थी उसके यहाँ बैठने के लिए?
इसमें उसका कोई दोष नहीं। अब हमें इस तीसरे की फिक्र करनी है। जगह न होने पर भी उसने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। इस समय एक उच्च पद पर आसीन है। अब उसी पर हमारी नज़र टिकी है। क्या पता यही हमें इस किराए कमरे से निकाल देगा और अपने मकान में बिठाएगा। मैंने कहा, इसके लिए कई लड़की वालों ने संदेशा भेजा है, किंतु अभी हमें जगह का इंतजाम करना है। अब मैंने यह बात ठान ली है। पत्नी ने विश्वास के साथ कहा, ये बात सत्य है, इसमें मेरी भी यही राय है। मेरा उत्तर था, मैं तो सबों से यही कहती हूँ, रिश्ता आना तो फॉर्मलिटी है। वस्तुतः दिल का मिलन होने से ही राहु और केतु का नाश होता है। आने दे किसी आदमी को, उस समय देखा जाएगा। वैसे मैं अभी नहीं चाहती कि वो किसी की डोर में बंधे। पहले दो का भार हमारे सिर से खुद छूट गया। इसकी शादी में भार नहीं मानती। हम भी किसी की शादी करने का शौक रखते हैं। पत्नी ने भाषण झाड़ दिया। यदि कोई इस संबंध में आ जाए तो उसके साथ खुद बात करना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मेरे स्पष्ट शब्द। मेरी पत्नी हर किसी से कहती कि अभी हमें जगह का इंतजाम करना है, इसके बाद बेटे की शादी। किंतु अब तक जगह बनने का हल नहीं हो पाया है। जगह जो है बस यही है। इसी एक जगह न होने के कारण मेरी पहचान नहीं बनी है। मेरा असल पता नहीं है। मेरा अस्तित्व कटघरे में लटका है और मैं अपने आप को सड़क पर अकेला और खोया हुआ आदमी महसूस करता हूँ। इसी एक जगह की चिंता है। शेष मैं अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हूँ। मेरी यही विचार तंद्रा किसी के दरवाजे खटखटाने से भंग हुई। पत्नी ने कुंडी खोली। एक पगड़ीधारी पंडित जी ने कमरे में प्रवेश किया। उसने मेरी ओर संकेत करते हुए कहा, यही तो पंडित साहब होंगे। मैंने स्वीकारात्मक लहजे में कहा, हाँ, मैं ही इस घर का जेठ हूँ। कहिए, क्या बात है? मुझे तो यहाँ नीलकंठ कोल ने भेजा है। ये कहकर उसने आसन ग्रहण किया। किस नीलकंठ कोल ने? मेरा आश्चर्य। वही जो गांधीनगर में रहते हैं। वह तो कश्मीरी विस्थापित नहीं हैं। वह यहाँ सन 47 से पहले आए हैं। उसका यहाँ अपना मकान है, आलीशान बंगला। उसने सविस्तार कहा। अच्छा अच्छा, अब याद आया। आखिर बात क्या है? मैंने बस यूं ही पूछा, वरना मुझे पता ही नहीं कि ये कौन पंडित जी हैं। उसकी आपसे एक विनती है। वो खुलकर बोलने लगे। मैं एकदम जान गया कि इसको क्या कहना है। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, विनती क्यों? हुक्म कीजिए। पगड़ीधारी एकदम बोले, वह तो आपके इस लाडले के साथ अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हैं। उसको ये रिश्ता मंजूर है। आपके इस लाडले को भी उसने देखा है। उसने ये सब एक ही सांस में कहा। मेरे लड़के को देखा है? मेरा आश्चर्य। हाँ, उसके उत्तर में आत्मविश्वास था। कहाँ? मैंने पूछा। बागे बाहों में। इनको आपका लाडला पसंद आया है, तभी तो मुझे शादी का न्योता देने के लिए यहाँ भेजा है। उसके स्पष्ट शब्द। आखिर आप क्या चाहते हैं? इस बार मैंने थोड़ा सा ध्यान से पूछा। विवाह और क्या? उनकी लड़की भी सुशील है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पगड़ीधारी गुणगान करने पर उतर आया। मैंने उसकी इन बातों को ध्यान से सुना। गर्व हुआ इस बात पर कि बेटे के लिए न्योता आया है। किंतु एक बात है, हम इस समय आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हमारी जगह नहीं है। जो है तो बस यही है। बाद में इस पर किसी तरह का तू मैं नहीं होना चाहिए। आप जगह की समस्या से मुक्त रहें। इन्होंने अपनी लाडली के लिए अलग मकान बनाया है। शादी के बाद जोड़ी इसी मकान में रहेगी। पगड़ीधारी ने कहा। ये सुनते ही मेरा दिल ललचाया। इस समय मुझे महसूस हुआ कि मेरी अपनी जगह न होने की समस्या अपने आप सुलझ गई। वस्तुतः भगवान सबों की सुनता है। वह तो किसी को तरसाता नहीं है। वह तो सबों का दाता है। सबों का मुश्किल समय पर आसान करता है। चलिए, यदि अपना मकान है तो उसमें हम भी एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने गर्व से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मकान लाडली के लिए बनाया है। उसमें केवल जोड़ी रह सकती है। यहाँ जो आपका है, बस वही है। उसका स्पष्ट उत्तर। तो हमारे लिए यही किराए कमरा असली आशियाना है। यहीं हमें रहना है और यहीं मरना है।
जगह न होने के कारण मैंने आज तक क्या नहीं सहा है और यही जगह मेरा बच्चों से दूर रहने का मुख्य कारण बना है। इसी एक जगह के न होने कारण मेरा हर किसी ने अनुचित लाभ उठाया है, चाहे वह अपने थे या पराए। वस्तुतः आजकल हर किसी की अपनी जगह होनी चाहिए। उसी से उसकी पहचान है, वही उसका मान है, नाम है और असली पता है। जगह नहीं है तो गुलाम है, जगह है तो सिकंदर है। इसका बनना कोई भी स्वप्न साकार नहीं कर सकेगा। इसका असली रूप मेहनत व मशक्कत से ही मिल सकता है।